We are starting with a new topic. That topic is binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम के डिस्कशन से पहले जो डिस्कशन हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में किया था रिगार्डिंग एनसीआर, केवल उस फैक्ट को हम डिस्कस करें. दैट वाज इन फैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट्स, है ना. या दैट वाज अ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एनसीआर, है ना. और एनपीआर होता है दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. जो एनसीआर से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें एनसीआर इज नथिंग बट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो एनसीआर, that NCR is nothing but n factorial upon r factorial, n minus r factorial. Yes, you are aware of that formula, n factorial upon r factorial, n minus r factorial. If I ask you what values n can take, what values n can take? Positive integers मतलब natural numbers, ठीक बात है. You can say it positive integers or you can say natural numbers, ठीक है. What values r can take? जिसके लिए NCR डिफाइंड होता है या इनफैक्ट NPR भी डिफाइंड होता है. What values r can take? R will take values from 0 to n. लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि 0 to n की जब मैं बात कर रहा हूं तो ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, ओनली इंटीजर वैल्यूज. r जो है, r भी एक इंटीजर है ना. r is also going to be an integral value and r will take values from 0 to n. तो एक सिंपल सी बात है कि if I write 10CR, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि if I write 10CR, 10C 0 से लेके 10C 10 तक डिफाइंड है. बट if I say 10C minus 1 that is irrelevant. अगर मैं कहता हूँ 10C 12 that is irrelevant. R can never exceed n. तो ये हो गया NCR. Then we have discussed about NCR and discussed as well as derived. NCR is always equals to NC n minus r. NCR की जो वैल्यू होती है वो NC n minus r के बराबर होती है, ठीक है ना. If I had to calculate 10C4 that will be equals to 10C6. NCR is equals to NC n minus r. NC0 सिलेक्शन ऑफ 0 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, है ना. या फिर ये कहिए कि NCN सिलेक्शन ऑफ ऑल n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द n ऑब्जेक्ट्स इज नथिंग बट 1. NC0 एक भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना आउट ऑफ द n ऑब्जेक्ट्स, या ऑल n ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना आउट ऑफ द n ऑब्जेक्ट्स, दैट्स 1. NC1 is equals to NCN minus 1, that will be equals to n selection of one object out of n object, या selection of n minus 1 objects out of n objects, those are same, those are n. NCR की वैल्यू होती है n factorial upon r factorial n minus r factorial. with the help of that you can calculate this. बट हाँ ये ध्यान होना चाहिए NC2, और ये सब इस बाइनोमियल थ्योरम के डिस्कशन में लगेगा आपको. NC2 is equals to NCN minus 2 and that is equals to, आफ्टर सॉल्विंग, है ना, आफ्टर यूजिंग दैट फॉर्मूला, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है n minus 1 by factorial 2. NC3 is equals to NCN minus 3 n minus 1 n minus 2 divided by factorial 3. बोले सर आगे तक याद रखना है? नहीं, याद नहीं रखना है. ये जो बेसिक रिजल्ट्स हैं जो जरूरत लगेगी आपको. At the same time we also derived one more result which is again an important result, that is NCR minus 1 plus NCR. Anybody? NCR minus 1 plus NCR, that is equals to n plus 1 CR. ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स है जिनकी जरूरत आपको बाइनोमियल थ्योरम के दौरान लगने वाली है, राइट. बाइनोमियल से बात करें तो इसका मतलब है टू टर्म्स, है ना. If I write a plus x
ध्यान से देखिएगा, इफ आई राइट a प्लस एक्स रेस टू पावर 1, आप कहेंगे सर ठीक है, दैट इज नथिंग बट a प्लस एक्स. If I write a plus x whole square, तो a plus x whole square, a square plus x square plus 2ax, that can be written as a square plus 2ax plus x square. ठीक है, a plus x रेस टू पावर 1 अगर है, if index और power is 1, terms, total number of terms present here are 2. If index or power is 2, then total number of terms present here are 3. If I calculate a plus x cube, आप कहेंगे सर ठीक है, आइडिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, अरेंज करके अगर मैं लिखूं उसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, उसे जब अरेंज करके लिखूंगा दैट विल बी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर, एंड देयर इज रीजन व्हाई यू आर राइटिंग लाइक दिस, प्लस एक्स क्यूब. ठीक है, एंड इफ आई आस्क यू a प्लस एक्स रेस टू पावर 4, कैन यू कैलकुलेट दैट? बोले सर अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और a प्लस एक्स रेस टू पावर 4 दैट इज a प्लस एक्स होल स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर a प्लस एक्स का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एंड स्क्वायर ऑफ दैट. कर सकते हैं कैलकुलेट? जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी can you calculate that? A plus x raised to power 4 प्लस, आप ही ऑब्जर्व, बोले सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, आप इसको काम कर सकते हैं a प्लस एक्स होल स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और उसका फिर से स्क्वायर कर दिया, यू विल बी गेटिंग दिस. यहां पर जब आप बोले आप कब तक, नहीं आगे जरूरत नहीं, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसे लिखा है. जब आप देखते हैं a प्लस एक्स रेस टू पावर 1, पहली बात जो आपने ऑब्जर्व करी कि पावर, इफ इंडेक्स और पावर इज 4, total number of terms present here are 5. If index is 3, total number of terms are 4. If index is 2, total number of terms is 3. And if index is 1, total number of terms are 2. ठीक है, इसी बात को, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए if I write a plus x raised to power n, a plus x raised to power n, it is going to be, this is nothing but a raised to power 4 का कोएफिशिएंट. बोले सर कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, a raised to power 4 का कोएफिशिएंट 1, here it is 4 6 4 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1, these are the coefficients, ये सब कोएफिशिएंट्स हैं टर्म्स के. और हमने सीक्वेंस में जो लिखा है उसमें भी ऑर्डर, जिस ऑर्डर में लिखा है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं a raised to power 4, then second term a cube, then third term a square, then fourth term a, then last term is a raised to power 0, है ना. a की पावर डिक्रीज हो रही है और x की पावर इंक्रीज हो रही. ठीक है, इफ आई राइट a प्लस एक्स रेस टू पावर n, इस बात को फॉलो करते हुए अगर मैं a प्लस एक्स रेस टू पावर n लिखता हूं दोस्तों, इट इज nc0 a रेस टू पावर n x रेस टू पावर 0 प्लस nc1 a raised to power n minus 1 x raised to power 1 plus nc2 a raised to power n minus 2 x square plus nc3 a raised to power n minus 3 x cube
that last term is going to be NCN a raised to power 0 x raised to power n. NC0, NC1, NC2, NC3, NCR, NCN, these are nothing but the binomial coefficients. NCR जो है that is nothing but the binomial coefficient. ये है binomial coefficient. Here जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अगर आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व करें a प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 1 कोएफिशिएंट्स को अगर आप देखें 1 1 a प्लस एक्स होल स्क्वायर को अगर आप देखते हैं 1 2 1 एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. थर्ड वन 1 3 3 1 a प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 4 को देखें 1 4 6 4. ये पास्कल्स ट्राइंगल वाली बात कही जाती है और पास्कल्स ट्राइंगल्स का मतलब हुआ जो कोएफिशिएंट्स हैं दोस्त कोएफिशिएंट्स आर फॉलोइंग सम पैटर्न हियर. जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट जिनको हमने डिनोट किया ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. बोले सर कैसा पैटर्न? एंड में 1 1 है. अगर आप देखते हैं a प्लस एक्स होल स्क्वायर एक्सट्रीमिटीज आर 1 1. फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस पे 1 1 है ऐसा कह दीजिए आप, या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 1 है और यहां पे इट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2 हियर. ध्यान से देखिए प्लीज, इट इज 1 प्लस 1 विच इज 2 हियर. ठीक. इसके नेक्स्ट में देखिए लास्ट टर्म्स आर फर्स्ट एंड लास्ट आर फिक्स 1 1 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3. आ रहा है समझ में? देन लुक फॉर दिस 1 1 एक्सट्रीमिटीज 1 1 1 प्लस 3 4 3 प्लस 3 6 3 प्लस 1 4. और डेफिनेटली अगर मैं आपसे कहूंगा कि इसके बाद वाली सीरीज में भी ये पैटर्न फॉलो करेगा या नहीं करेगा, जरूर करेगा. ये है बात दैट इज नोन टू बी द पास्कल्स ट्रायंगल. वन 1 it is going to be 5 10 10 5. yes it is going to follow. और ये a प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 5 में भी फॉलो करने वाला. ये a प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 5 का हिसाब किताब होगा. 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स वुड बी देयर और ये उनके कोएफिशिएंट्स होंगे. आ रहा है क्या समझ में? गेटिंग द आइडिया ना? फर्स्ट और लास्ट पे तो 1 1 फिक्स है. ये 1 1 का सम दैट इज 2. ये 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 3 प्लस 3 6 3 प्लस 1 4. ठीक है. फिर 1 प्लस 4 5 4 प्लस 6 10 प्लस 4 10 4 प्लस 1 5. लास्ट प्लेसेस पे जो फर्स्ट लास्ट प्लेसेस पे 1 1. एक्चुअल में इट्स अ पैटर्न जो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए वी हैव कंक्लूडेड दैट a प्लस एक्स रेस्ट टू पावर n को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो a प्लस एक्स रेस्ट टू पावर n के एक्सपेंशन में पहली बात तो ये कि देयर आर गोइंग टू बी n प्लस 1 टर्म्स. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच आर प्रेजेंट इन a प्लस एक्स रेस्ट टू पावर n दोज आर गोइंग टू बी n प्लस 1. वो n प्लस 1 होगा राइट. और जो कोएफिशिएंट्स की बात करें तो ये जो टर्म्स होंगी कैसी होंगी? NC0 a रेस्ट टू पावर n x रेस्ट टू पावर 0, NC1 a रेस्ट टू पावर n माइनस 1 x रेस्ट टू पावर 1, NC2 a raised to power n minus 2x square and likewise NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NCn minus 1 NCn these are nothing but the binomial coefficients. ये सब के सब जो हैं ये binomial coefficients हैं. ये जो लिखे गए ना 1 5 10 10 5 1 these are nothing but the binomial coefficients. इसलिए आपको आपके बुक्स में टर्म मिलेगी पास्कल्स ट्रायंगल का. क्या? दैट्स द पास्कल्स ट्रायंगल. सिंपल. ठीक है. आप लोगों के जो सिलेबस में जितना मेंशन है a प्लस एक्स रेस्ट टू पावर n के बारे में जब कहा जाएगा तो जो n है दैट n a प्लस एक्स रेस्ट टू पावर n इज द पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स. आप लोगों के सिलेबस में जितना लिमिटेड है n विल टेक वैल्यूज फ्रॉम पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स. पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स n जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा राइट.
नाउ यू कैन नोट डाउन. So we have discussed about the Pascal's triangle. Now again look for this expansion a plus x raised to power n. NC 0, a raised to power n x raised to power 0. That second term is NC 1, a raised to power n minus 1 x raised to power 1. ठीक है. लास्ट टर्म अगर मैं आपसे पूछूंगा दैट लास्ट टर्म इज गोइंग टू बी NCn a raised to power 0 x raised to power n. लास्ट बट फर्स्ट टर्म या सेकेंड लास्ट टर्म जो आपका है, लास्ट बट प्रीवियस टर्म, इनफैक्ट लास्ट बट प्रीवियस. कैन यू टेल मी दैट? NCn minus 1 a raised to power 1 x raised to power, ठीक बात है, दैट इज लास्ट बट प्रीवियस टर्म, है ना. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1. क्लियर है? आप लोगों के सिलेबस में जितना लिमिटेड है दैट n इज पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स. n की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स. एक्सपेंशंस होते हैं रैशनल इंडेक्स के लिए भी होते हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स तक की बात की गई है. ठीक है. आप एक और बात जो नोटिस करेंगे, करना चाहिए इनफैक्ट, फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC0 और लास्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCn दोनों सेम है. सेकेंड टर्म देखें आप, बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज NC1 और लास्ट बट प्रीवियस टर्म अगर आप देखें तो NCn-1, दोस टू आर आल्सो सेम. NC1 की वैल्यू NCn-1 के बराबर है. वी हैव रिटन दैट इक्वल्स टू n. थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर आप देखोगे तो दैट इज NC2 और लास्ट बट सेकेंड टर्म अगर मैं कहूंगा तो NCn-2 सेम होंगे. ये बात भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1, दैट्स अगेन ओके. अब यहां पर जो डिस्कशन होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दोज आर बेस्ड ऑन द जनरल टर्म. इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए जब मैं जनरल टर्म लिखूंगा, ध्यान से देखने वाली बात, जनरल टर्म फर्स्ट टर्म इट इज, ध्यान से देखिएगा, NC0 a raised to power n x raised to power 0. सेकेंड टर्म NC1 a raised to power n-1 x raised to power 1. ठीक है ना. सेकेंड टर्म में क्या है? NC1 a raised to power n-1 x raised to power 1. ये सेकेंड टर्म की बात है. थर्ड टर्म में क्या होगा? NC2 a raised to power n-2 x square. ठीक है. मैं जनरल टर्म चाहता हूं. NCR a raised to power n-r x raised to power r. NCR a raised to power n-r x raised to power r. ये कौन सी टर्म होगी? टर्म नंबर कौन सा होगा ये? नो, इट्स नॉट r. एक ज्यादा ना. देखो सेकेंड टर्म में है NC1 a raised to power n-1 x raised to power 1 सेकेंड टर्म में. थर्ड टर्म में NC2 a raised to power n-2 x square. तो r+1 टर्म जो होगी दैट इज गोइंग टू बी NCR a raised to power n-r x raised to power r. और जब मैं जनरल टर्म लिखूंगा दोस्तों, बेहद जरूरी बात, TR+1 दैट इज इक्वल्स टू NCR a raised to power n-r x raised to power r in expansion of a plus x raised to power n. इस एक्सपेंशन में जनरल टर्म जो होगी वो NCR a raised to power n-r x raised to power r. n के लिए हमने कहा कि n will take पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स. n की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स. व्हाट वैल्यूज a and x कैन टेक? इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं. इट कुड बी रैशनल, इट कुड बी इरेशनल, हमें कोई परेशानी नहीं है. एज फार एज a and x इज कंसर्न, इट कैन टेक एनी रैशनल और इरेशनल वैल्यू और इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू. n मस्ट बी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, है ना. ठीक है. ये तो वही बात जनरल टर्म की, बहुत इंपॉर्टेंट ना, सारा गेम इसी के ऊपर डिपेंड करेगा. अगेन इफ यू ऑब्जर्व दैट a plus x raised to power n, उस एक्सपेंशन को अगर आप देखते हैं,
हमने कहा ए एंड एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ए और एक्स कोई भी रियल वैल्यू लेंगे. इफ आई टेक ए इक्वल्स टू 1 हियर, ए की वैल्यू अगर मैं 1 कंसिडर करता हूं तो इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन. ए की वैल्यू 1 बोले सर ले सकते हो, मैंने अभी अभी तो कहा आपको ए एंड एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, ए कैन टेक 1, फाइन. ए कैन टेक 1 तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, एन सी 0, ए की वैल्यू 1 प्लेस कर दीजिएगा, एक्स रेज टू पावर 0 या एन सी 0 बोलिए केवल, प्लस एन सी 1 एक्स रेज टू पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब एंड अप टू एन सी एन एक्स रेज टू पावर एन. ए को 1 प्लेस कर दिया पूरे एक्सपेंशन में, ठीक है. दैट्स द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन. ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन पहले समझ लीजिएगा, ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना. इफ आई कीप इन दैट एक्सपेंशन x इज ऑल्सो इक्वल टू 1, x की भी वैल्यू 1 प्लेस कर देता हूं, अगर मैं रख सकते हैं तो x की वैल्यू 1 रखने पर इट विल बिकम 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 एंड अप टू एन सी एन. And we got an important result. NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCn, it is nothing but the sum of binomial coefficients. और binomial coefficients का जो sum होता है that is always equals to 2 raised to power n. Binomial coefficient, it was also required in PNC if you remember, है ना. Binomial coefficients का जो sum होता है that is nothing but 2 raised to power n. ठीक है, sum of binomial coefficient is 2 raised to power n. It is derived from this expansion only. समझ रहे हैं. आपको एक क्वेश्चन याद दिलाता हूं. There are 5 subjects for which a student is appearing in the examination, है ना, and a minimum has to be required, yeah, a minimum has to be secured in each of the 5 for a pass. In how many ways the student can fails? तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल है तब भी फेल है, 2 सब्जेक्ट में फेल है, 3 सब्जेक्ट में फेल, 4 सब्जेक्ट में 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5, नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन फेल्स डायरेक्टली बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस, है ना. अच्छा, अभी एग्जाम दे के आए तो मुस्कुराहट और बढ़ गई, देखते हैं कितने में. अच्छा ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, सब में पास हो, डिस्टिंक्शन के साथ में पास हो. बट इफ n इज इक्वल टू 5, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम की बात की जा रही है. इफ n इज इक्वल टू 5 देन 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5. कैलकुलेशन में आपको काफी आसान हो जाएगी बात, है ना. तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n. फाइन. एट द सेम टाइम if I keep x equals to -1, x की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं, if I keep x equals to -1, 1 minus 1 will become 0 here. That 0 is equals to NC0 minus NC1 plus NC2, है ना. x की वैल्यू -1 रखने पर माइनस ऑफ NC3. आप यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं, that along with binomial coefficients, अगर या ये कहिए कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन के साथ में आ रहे हैं, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ में अगर अपीयर हो रहे हैं, दैट रिजल्ट इज 0. वो रिजल्ट 0 के बराबर होगा. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो पूरे बाइनोमियल थ्योरम में आपको हेल्प करेंगे, और ना केवल बाइनोमियल थ्योरम में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी, पीएनसी में भी हेल्प करने वाले हैं, राइट. और इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा.
आप ये देखिएगा NC0, NC2, NC4 ये कौन से टर्म्स में अपीयर होंगे? NC0, NC2, NC4 किन टर्म्स में अपीयर होंगे? NC0 फर्स्ट टर्म में, NC2 थर्ड टर्म में, NC4 फिफ्थ टर्म में। तो अच्छी बात है, इवन टर्म्स ऑड टर्म्स में अपीयर हो रहे हैं। NC1 सेकेंड टर्म में, NC3 फोर्थ टर्म में, NC5 सिक्स टर्म में हम यहां पे कंक्लूड करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात इसी से जो कंक्लूड कर रहे हैं, सम ऑफ इवन टर्म्स बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ, मैं ऑड लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि ये जो है ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। सम ऑफ ऑड टर्म्स बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इवन टर्म्स बाइनोमियल कोएफिशिएंट। राइट, व्हाट वी हैव डन, a प्लस एक्स रेज़ टू पावर n का एक्सपेंशन लिखा है हमने। वी ऑल्सो रिटर्न द जनरल टर्म। अभी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो इस जनरल टर्म की हेल्प से होंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट, बट वैल्यू ऑफ a has been kept as 1. we got the expansion of 1 plus x raised to power n, x की वैल्यू को भी 1 प्लेस किया। we got the important result as sum of binomial coefficient is 2 raised to power n। x की वैल्यू को -1 प्लेस करने पे we are getting NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3 up to -1 raised to power n NCn equals to 0। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स अगर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ में आ रहे हैं तो देयर सम इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। या इसको दूसरे शब्द में कहें आप तो इन अदर वर्ड्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ इवन टर्म्स बाइनोमियल कोएफिशिएंट। नाउ वी कैन नोट डाउन for the expansion a plus x raised to power n, we have written the general term as tr plus 1 equal to NCR a raised to power n minus r x raised to power r, है ना, ये जनरल टर्म है NCR a raised to power n minus r x raised to power r। इस जनरल टर्म की हेल्प से हम किसी भी एक्सपेंशन में कोई भी पर्टिकुलर, भाई आपको एक सीधी सी बात है कि if I write x by a minus of 2a divided by x cube raised to power 15, ये एक एक्सपेंशन है। x by a minus of 2a divided by x cube raised to power 15, ये कोई एक एक्सपेंशन है। How many terms are there in that expansion? 16, एक ज्यादा। अब यार इस 16 टर्म्स अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फाइंड 9 टर्म एंड 12 टर्म, तो क्या आप पूरा एक्सपेंशन लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 16 टर्म्स को लिखना है हेडेक वाला काम। आपसे कहा गया पर्टिकुलर 9 टर्म बताइए और 12 टर्म बताइए, तो आप पर्टिकुलर टर्म्स ही बताना चाहेंगे। आप ऐसा तो नहीं करने वाले कि ऑल 16 टर्म्स यू आर गोइंग टू राइट एंड देन यू आर गोइंग टू से ओके दिस इज द 9th एंड दिस इज द 12th। यू आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ जनरल टर्म। आप जनरल टर्म की हेल्प लेंगे। x by a minus of 2a upon x cube raised to power 15, इस एक्सपेंशन के लिए यू आर गोइंग टू राइट द जनरल टर्म फर्स्ट। सबसे पहला काम करेंगे आप इसका जनरल टर्म लिखेंगे। That general term is tr plus 1 which is equals to NCR। Can you tell me the value of n here? n की वैल्यू बता पाएंगे आप मुझे? 15 इंडेक्स पावर NCR a raised to power n minus r। What is n? a here, a क्या है यहाँ पर? x by a, x by a raised to power n minus r। What is n? 15 minus r। x raised to power r, what is x? Minus, don't forget about this minus sign, minus of 2a by x cube raised to power r, that is the general term। ये है जनरल टर्म। we have written the general term। बोले सर अब क्या करोगे? now your requirement is 9 term।
नाइन्थ टर्म अगर आपको चाहिए तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ आर या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर यू आर गोइंग टू गेट द नाइन्थ टर्म, आर की किस वैल्यू के लिए 9 टर्म मिलेगी, तो सीधा सा जवाब आप लोगों का होगा और वो ये होगा फॉर आर इक्वल्स टू 8, आर इक्वल्स टू 8 के लिए विल बी गेटिंग द 9 टर्म दैट विल बी 15c8, आ रहा है समझ में, x बाय ए, आर की वैल्यू 8 रखने पर 15 माइनस 8 7, ठीक है, माइनस ऑफ 2a डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब रेस्ट टू पावर 8। क्लियर है? आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से। दैट इज अबाउट द 9 टर्म। 15 कैलकुलेट कर लेंगे, 15c8 बाइनोमियल कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। 15 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल, राइट? ठीक है, इट इज x रेस्ट टू पावर 7 डिवाइडेड बाय a रेस्ट टू पावर 7 माइनस 2 रेस्ट टू पावर 8, तो इट इज नथिंग बट 2 रेस्ट टू पावर 8 माइनस की इवन पावर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। इट इज a रेस्ट टू पावर 8 डिवाइडेड बाय x क्यूब रेस्ट टू पावर 8 24। मुझे लगता है सभी लोग समझ पा रहे हैं। दैट वुड बी 2 रेस्ट टू पावर 8 15c8, x की पावर कितनी हो गई? व्हाट अबाउट द, इट इज a रेस्ट टू पावर 1 एंड x रेस्ट टू पावर माइनस 17 या a अपॉन x रेस्ट टू पावर 17 लिख दीजिए, इट्स अप टू यू। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। कैसे पॉसिबल हो पाया? विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म, जनरल टर्म की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर पाए। सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड आउट 12 टर्म, आप कहेंगे सर अब कोई दिक्कत नहीं है, 12 टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है फॉर t इक्वल्स टू, फॉर t12 पुट r इक्वल्स टू 11, r की वैल्यू 11 रख देंगे आप। आ रहा है समझ में सभी लोगों को, है ना? तो r की वैल्यू 1 रखने पर 12 टर्म, वैल्यू ऑफ r 11 15c11 x बाय a रेस्ट टू पावर 15 माइनस r 4 माइनस ऑफ 2a डिवाइडेड बाय x क्यूब रेस्ट टू पावर 11 एंड यू कैन कैलकुलेट दैट इजीली। कंफर्टेबल है तो कोई भी एक्सपेंशन देगा और वो कहेगा 100 टर्म बताओ तो आप 100 टर्म बता देंगे, वो कहेगा 10 टर्म बताओ तो आप बता देंगे, बिकॉज यू आर कंफर्टेबल इन राइटिंग द जनरल टर्म। कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म ओनली, जनरल टर्म की हेल्प से ही पॉसिबल है। प्लीज नोट डाउन दिस। विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म अभी अभी हमने पर्टिकुलर टर्म्स को फाइंड आउट किया। नाउ वी डिस्कस अबाउट फाइंड द टर्म। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड टर्म independent of x, और जो एक्सपेंशन है दैट एक्सपेंशन इज गिवन एज 3x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब रेस्ट टू पावर 25। अच्छा एक बात बताओ, 3x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब रेस्ट टू पावर 25, अगर मैं आपसे कहूंगा आई वांट टर्म नंबर 20, कैन यू कैलकुलेट? आई वांट टर्म नंबर 20, यस यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म। डेफिनेटली जनरल टर्म लिखेंगे आप। यू वांट टर्म नंबर 20, t20 रिक्वायर्ड है, तो t20 रिक्वायर्ड है तो r की वैल्यू 19 कंसीडर करेंगे, r की वैल्यू 19 लेंगे, विल बी गेटिंग द 28th टर्म एंड द रिजल्ट, है ना? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x रिक्वायर्ड है। अब आपकी रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर टर्म नहीं है, आपसे ये नहीं कहा गया कि 28 टर्म बता दो। अब आपसे कहा गया है कि आप इस एक्सपेंशन में रेस्ट टू पावर 25 जो एक्सपेंशन है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 26। पहले समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 26। आपसे कहा गया कि भैया ये टर्म बताओ, ऐसी टर्म बताओ जो कि x से इंडिपेंडेंट हो, जिसमें x अपीयर ना होता हो, ठीक है? तो सबसे बोले सर आप क्या करेंगे? ऐसी टर्म जिसमें x अपीयर नहीं हो रहा है, जनरल टर्म। जनरल टर्म, फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट द जनरल टर्म। दैट जनरल टर्म हियर इज tr plus 1 which is ncr, value of n is 25, a raised to power
n माइनस आर, x रेस्ट टू पावर आर। ठीक है, 25 सी आर 3 रेस्ट टू पावर 25 माइनस आर माइनस 4 रेस्ट टू पावर आर। इसको तो सेपरेट करते हैं हम, और हम क्या करते हैं, जो x की पावर से, क्योंकि आवर इंटेंशन इज टू फाइंड आउट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो हम x की पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं, राइट। x रेस्ट टू पावर, ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर रेस्ट टू पावर 25 माइनस आर, ये हो जाएगा x रेस्ट टू पावर 50 माइनस 2r, ये x रेस्ट टू पावर 3r है, न्यूमरेटर पे जाने पर माइनस 3r। इसे देखते हुए कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया हमने। वी वांट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x हमारी रिक्वायरमेंट है, तो x की टर्म को हमने सेपरेट करते हुए लिख लिया है ना। रिमेनिंग टर्म्स 25 cr 3 रेस्ट टू पावर 25 माइनस r माइनस 4 रेस्ट टू पावर r, एंड ये x के कोएफिशिएंट्स, या सॉरी x की जो पावर से उनको सेपरेट किया आपने। हमारा इंटरेस्ट है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसी टर्म जिसमें x अपीयर नहीं हो, मतलब x की पावर क्या हो, 0 हो, x रेस्ट टू पावर 0 होना चाहिए। x रेस्ट टू पावर 0 होना x रेस्ट टू पावर 0 होना, इसका मतलब आप कहेंगे सर ठीक है x की पावर 0, वी वांट x इंडिपेंडेंट ऑफ x, 50 माइनस 5r मस्ट बी 0, r की वैल्यू 10, वैल्यू ऑफ r मस्ट बी 10, r की वैल्यू 10 होना चाहिए। और r की वैल्यू 10 होना चाहिए, तो प्लीज अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो तुरंत 10th टर्म मत टिक कर देना, ये ध्यान रखिएगा कि r की वैल्यू 10 है, अर्थात टर्म नंबर 11 is the term which is independent of x. r की वैल्यू 10 रखिएगा, 25 c10, ये आपको वैल्यू दे दोगे, आप पर्टिकुलर टर्म बता दोगे कि टर्म नंबर 11 होगी क्या, तो टर्म नंबर 11 होगी 25 c10 3 रेस्ट टू पावर 25 माइनस 10 माइनस 4 रेस्ट टू पावर 10 और x रेस्ट टू पावर 0। फाइनली इट विल बी 25 c10 3 रेस्ट टू पावर 15 4 रेस्ट टू पावर 10। यू आर गोइंग टू से, आपसे पूछा जाएगा फाइंड द टर्म विच इज द टर्म, आप कहेंगे टर्म नंबर 11 इज द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। पहली बात तो टर्म नंबर 11 इज द टर्म, अब वो कहेगा टर्म 11 होगी क्या, तो ये द टर्म 11 इज 25 c10 3 रेस्ट टू पावर 15 4 रेस्ट टू पावर 10 क्लियरली इंडिपेंडेंट ऑफ x, x रेस्ट टू पावर 0 होगा। क्लियर, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, now look for these two questions. That requirement is of find the term which is independent of x again. Just now we have discussed the approach. For the first one, we are going to write the general term first. सबसे पहला काम आप करेंगे general term लिखेंगे. That general term is nothing but NCR, a raised to power n minus r, a raised to power n minus r, है ना, x रेस्ट टू पावर r, चेक करिए जनरल टर्म, दिस इज द जनरल टर्म 10cr 1/3 रेस्ट टू पावर 10 माइनस r/2 इंटू 3/2 रेस्ट टू पावर r into x raised to power 10 minus r divided by 2
ये हो जाएगा x रेस टू पावर 2r, चेक करिए, ठीक है। जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म को अरेंज कर लिया। हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x रेस टू पावर 0 करने वाले हैं, तो x की पावर्स को सेपरेट करेंगे, विल मेक x रेस टू पावर 0। ये देखिए, वी वांट x रेस टू पावर 0, और x रेस टू पावर 0 के लिए r की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो x इट विल बी 10 माइनस r बाय 2 माइनस 2r, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 10 माइनस 5r इक्वल्स टू 0, r की वैल्यू 2, वैल्यू ऑफ r वुड बी 2, और r की वैल्यू 2 होगा, फॉर r इक्वल्स टू 2, third term is the term which is going to be the independent of x, 10c2 1 by 3 raised to power 10 minus 2 by 2 3 by 2 raised to power 2. That's nothing but the result. Finally और कैलकुलेट कर लीजिएगा, 10c2 1 by, ये हो गया 10 माइनस 8, 10 माइनस 2, 8 by 4, सॉरी 8 by 2, 4, 3 raised to power 4. What is that value of r? 2 into 3 square divided by 2 square, and that's the value of the term which is independent of x. क्या सभी लोग कंफर्टेबल हैं? Okay. What about this next one? Okay. 3x माइनस 1 बाय एक्स रेस टू पावर 11, अगेन आपने यहाँ पर भी जनरल टर्म कैलकुलेट किया, टी आर प्लस 1 एल सी आर, एन सी आर, ए रेस टू पावर एन माइनस आर एक्स रेस टू पावर आर, 11 सी आर 3 रेस टू पावर 11 माइनस आर माइनस 1 रेस टू पावर आर, और ये हो गया x रेस टू पावर 11 माइनस आर माइनस आर। क्लियर है? ठीक है। अब यार मैं चाहता हूं इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो बोले सर ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहते हैं, x रेस टू पावर 0 होना चाहिए, x रेस टू पावर 0 होना चाहिए, मतलब 11 माइनस 2r 0 के बराबर हो, 11 माइनस 2r 0 के बराबर हो, मतलब r की वैल्यू 11 by 2। यार r कैन नेवर बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू, r की वैल्यू 11 by 2 कैसे पॉसिबल है? जब मैंने आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में सबसे पहले बताया, तो एनसीआर जब लिखा था n कैन टेक नेचुरल नंबर एंड r इज गोइंग टू बी ए इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 0 to n, r कैन नेवर बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू। तो बोले सर फिर आ रहा है 11 by 2, तो उसका क्या करेंगे? 11 by 2 अगर आ रहा है तो छोड़ दीजिए, मतलब ऐसी कोई टर्म नहीं होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 होंगी, उन सारी 12 टर्म्स में x प्रेजेंट होगा, वो x होगा या x स्क्वायर होगा या x क्यूब होगा, जो भी होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ x कोई टर्म नहीं होगी। बोले सर ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दैट्स द रिजल्ट, देयर इज नो सच टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। प्लीज नोट डाउन। जो अप्रोच हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो हम लोग x के कोई पावर्स को सेपरेट कर रहे थे, है ना, और इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए वी वर मेकिंग इट इक्वल टू 0, पावर को 0 कर रहे थे। लेकिन अगर इस अप्रोच की बात की जाए, तो इस अप्रोच से, तो अगर मैं आपसे कहूं या आपको प्रॉब्लम में पूछा जाता है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दैट, तो आप कर पाएंगे? सुनिए क्या इस बात को, अगर आपसे कहा जाएगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हाटएवर एक्सपेंशन इज गिवन टू यू, आपसे कहा गया x रेज़ टू पावर 11 का कोएफिशिएंट बताइए, तो आप क्या करेंगे? जो भी पावर है यहां पर, व्हाटएवर पावर इज देयर, यू विल मेक इट इक्वल्स टू 11। x की पावर 11 का कोएफिशिएंट आपको चाहिए, x की पावर्स को सेपरेट किया, इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए x रेज़ टू पावर 0 बनाना था, तो उस पावर को 0 से इक्वेट किया। वी वांट x रेज़ टू पावर 11, तो उस पावर को इक्वेट कर देना 11 से,
अगर आपसे कहा जाएगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5, तो आप x की पावर जो भी आपने सेपरेट की है उस पावर को 5 से इक्वेट कर देंगे। यू आर गेटिंग दैट? और r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a plus x raised to power n, again we talk about that expansion, nc0 a raised to power a raised to power n x raised to power 0 nc1 a raised to power n minus 2 n minus 1 x raised to power 1, then comes the general term here ncr a raised to power n minus r x raised to power r, that's the last term ncn a raised to power 0 x raised to power n। बोले सर ठीक है, आइडिया है, बिल्कुल ठीक बात है। n is nothing but the positive integral index, और हमें ये पता है कि a plus x raised to power n का जो एक्सपेंशन होगा, ध्यान से सुनिएगा, a plus x raised to power n का जो एक्सपेंशन होगा उस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो प्रेजेंट होंगी वो होंगी n plus 1, पावर इज n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n plus 1। Now we discuss the concept of middle term. Concept of middle term in the binomial expansion. देखिएगा, अब बहुत छोटे से एग्जांपल से हम समझें। मान लीजिए कि if n is equals to 6, पावर जो है वो 6 है, इंडेक्स जो है पावर जो है वो 6 है, और आपसे कहा जाए कि find out the middle term, which is the middle term and find out the value of that middle term, दोनों बात पूछी गई है आपसे। क्या होगी आपकी अप्रोच? फाइंड आउट द मिडिल टर्म एंड इट्स वैल्यू। सुन रहे हैं आप? पहले n इक्वल टू 6 की अगर बात की जाएगी तो n इक्वल टू 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन दैट एक्सपेंशन 7 टर्म्स वुड बी देयर। n की वैल्यू 6 के लिए 7 टर्म्स वुड बी देयर, 7 टर्म्स। फिलहाल मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 and 7 terms are there. Can you tell me the middle term here? आप कहेंगे सर yes we are able to find out the middle term, that middle term is nothing but the fourth term is the middle term there, है ना? fourth term जो है वो middle term होगी, fourth term जो होगी that is going to be the middle term। ठीक है, if I say n is equals to 7, इंडेक्स अगर 7 है, 6 और 7 लेने के पीछे रीजन है इवन और ऑड की बात करना चाह रहा हूं, सीधी सी बात है। इफ n इज इक्वल टू 7, इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बिकम 8। ये 8 टर्म्स, दीज आर द 8 टर्म्स। एंड इफ आई आस्क यू द मिडिल टर्म हियर, कोई एक टर्म मिडिल टर्म होगी क्या यहां पर? यहां पर जब आप ऑब्जर्व करोगे फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, दीज आर द 2 टर्म्स जो मिडिल टर्म होंगी। इट डिपेंड्स ऑन n। इफ n इज even, if n is even, then total number of terms will be odd and you will be getting a single middle term there, and if n is odd, total number of terms will be even and there will be 2 terms which are going to be the middle term। That's the reason that I have taken the example n equals to 6 and 7। if n is even, total terms odd, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो ऑड होंगी, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होंगी तो मिडिल टर्म, यस देयर इज अ सिंगल मिडिल टर्म, दैट वुड बी n by 2 plus 1th term। That term is going to be n by 2 plus 1th term, that's the middle term। if n is odd, total number of terms
is even. And if I ask you the middle term, yes, there are two terms which are the middle term here. दो terms middle term है यहाँ पर. Like n की value 7 के लिए यहाँ पर fourth term और fifth term middle term थी. It is going to be these two terms are going to be the middle term, n plus 1 by 2 term and n plus 3 by 2 term. These two terms are which are the middle term there, right? तो आप पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट कर लोगे यार, ओके दिस इज द मिडिल टर्म. वो कहेगा वैल्यू फाइंड आउट करना, आप कर दोगे. बोले सर कैसे? जनरल टर्म, पर्टिकुलर टर्म बताना है, 17 टर्म बताना है, जनरल टर्म इज देयर. ठीक है. Now the question is, find out the middle term. Find out the middle term in the expansion of middle term. Find out करना आपको. 2 by 3 x square minus 4 by 3 x raised to power 21 4x minus 3 by x cube raised to power 10. ठीक है. एक इवन लिया, एक ऑड लिया, बड़ी आसानी से बात कर पाएंगे. ये दो एक्सपेंशंस हैं और इन दोनों में मिडिल टर्म बताना है आपको. इफ आई डिस्कस फॉर द फर्स्ट वन, विदाउट एनी डाउट, रेस्ट टू पावर 21, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बिकम even and number of middle terms, one or two middle terms are there. Power is odd. मिडिल टर्म्स, दो मिडिल टर्म्स होंगी, n प्लस 1 बाई 2 एंड n प्लस 3 बाई 2. सिंपल सी बात है. मिडिल टर्म्स n प्लस 1 बाई 2 एंड n प्लस 3 बाई 2 टर्म. 21 प्लस 1 22, 22 बाई 2 11 टर्म एंड 12 टर्म. दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे इन टर्म्स को फाइंड आउट करना है तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होना चाहिए. जनरल टर्म इज देयर. आप किसी भी एक्सपेंशन में कोई भी टर्म बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म. टी आर प्लस 1 एन सी आर ए रेस टू पावर 2 बाई 3 एक्स स्क्वायर ए रेस टू पावर एन माइनस आर माइनस 4 बाई 3 एक्स रेस टू पावर आर. 11 टर्म चाहते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. यू वांट T11. T11 इज नथिंग बट T10 प्लस 1, दैट इज 21C10. 21C10 2 बाई 3 एक्स स्क्वायर. आर की वैल्यू 10 रखने पर 21 माइनस 10 11 माइनस 4 बाई 3 एक्स रेस टू पावर 10. अरेंज कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगी 11 टर्म. आपको कहा गया 12 टर्म बताना. यस, क्या दिक्कत है? T12 अगर आपको फाइंड आउट करना, यस यू कैन. दैट इज नथिंग बट T11 प्लस 1. आर की वैल्यू 11 रख दीजिएगा. 21C11 22 बाई 3 एक्स स्क्वायर. आर की वैल्यू 11 रखने पर 21 माइनस 11 दैट वुड बी 10 माइनस 4 बाई 3 एक्स रेस टू पावर 11. ये T11 आ गया और T12 आ गया, मिडिल टर्म्स की वैल्यू आ गई. लाइकवाइज इफ यू लुक फॉर द सेकंड, 4x माइनस 3 बाई एक्स क्यूब रेस टू पावर 10. सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो पावर इवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड बनेंगी उस केस में, और देयर इज गोइंग टू बी अ सिंगल मिडिल टर्म देयर. और जो मिडिल टर्म होगी n by 2 plus 1 term, 10 by 2 5 plus 1 6 term,
और T6 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। T6 T5+1 NCR a⁻n - r. All of you are comfortable now? a⁻n - r x⁻r. ठीक है, दैट्स द रिजल्ट। तो आप पर्टिकुलर टर्म भी बता सकते हैं कि कौन सी टर्म मिडिल टर्म है, विच टर्म इज द मिडिल टर्म, एंड हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू। जनरल टर्म इज ऑलवेज देयर। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन एग्जांपल लाइक जहां पे पावर ऑड है, पावर इवन है। लेकिन फाइनल कैलकुलेशन करने की बारी आती है तो आई होप यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनसीआर इनकरेक्टली। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल है ना, आसानी से सॉल्व होना चाहिए। Based on the general term only, look for one more important concept here. Find the term which does not contain irrational expression in the expansion of fifth root of 3 plus 7th root of 2 raised to power 24. Find the term which does not contain irrational expression in the expansion of fifth root of 3 plus 7th root of 2 raised to power 24. इस एक्सपेंशन में आप ऐसी टर्म्स बताइए या उन टर्म्स को फाइंड आउट करिए जो इर्रेशनल एक्सप्रेशंस कंटेन नहीं करती हैं, है ना। सबसे पहली बात, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दैट एक्सपेंशन? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 25। आउट ऑफ 25 आपसे पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर विच आर फ्री फ्रॉम इर्रेशनल एक्सप्रेशंस। ऐसी कितनी टर्म्स हैं जो इर्रेशनल एक्सप्रेशन से फ्री हैं? भाई फिफ्थ रूट ऑफ 3 और 7th रूट ऑफ 2 ये तो इर्रेशनल है ना। तो आउट ऑफ 25 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर विच आर फ्री फ्रॉम इर्रेशनल एक्सप्रेशंस? Again we take the help of general term and look, TR+1 NCR 24CR NCR a raised to power n minus r, ये है 3 raised to power, actually it is nothing but 3 raised to power 1/5 plus 2 raised to power 1/7 raised to power 24 है ये। तो NCR a raised to power n minus r 24 minus r divide by 5, x raised to power r तो 2 raised to power 1/7 raised to power r तो 2 raised to power r/7। जनरल टर्म में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। NCR a raised to power n minus r x raised to power r, आपकी रिक्वायरमेंट है टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम इर्रेशनल एक्सप्रेशन। क्या बोल लगता है? व्हाट डू यू फील? देखिए 3 raised to power 25 minus 24 minus r/5 और 2 की पावर है r/7। इर्रेशनल नहीं होना। 2 की पावर को ऑब्जर्व करो, r/7। तुरंत आपको कंक्लूड करना चाहिए कि r मस्ट बी। अच्छा एक और बात बताओ, 24CR, कैन यू टेल मी व्हाट वैल्यूज r कैन टेक? 24CR अगर आप लिखते हैं तो 24CR, माई क्वेश्चन टुवर्ड्स यू, 24CR अगर आप लिख रहे हैं तो r कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 से लेकर इंटीग्रल वैल्यूज अप टू 24। ये तो क्लियर है ना आपको? r/7 को देखते हुए आप ये ऑब्जर्व करेंगे इर्रेशनल नहीं होना। r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 7 का मल्टीपल होगा। बोले सर क्यों?
r बाय 7 है ना, 7 का मल्टीपल होगा तभी तो वो कैंसिल होगा। मान लीजिए r की वैल्यू 2 है तो 2 बाय 7 इरेशनल हो जाएगा। r की वैल्यू 3 है तो 3 बाय 7, समझ रहे हैं, 3 बाय 7 इरेशनल होगा। एक बात तो कंफर्म है कि r की वैल्यू, r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7, ये तो कंफर्म हो गया। r बाय 7 को देखते हुए r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7। अब मल्टीपल ऑफ 7 कितने हैं इसमें, 0 से लेके 24 टोटल 25 में कितने मल्टीपल ऑफ 7 है? मल्टीपल ऑफ 7 देख रहा हूं मैं पहले। मल्टीपल ऑफ 7 यहां पर है 4 मल्टीपल ऑफ 7 आर देयर। बोले सर कौन से 4? तो हमें तो 3 दिख रहे हैं, 7, 14, 21। 0 को क्यों भूल रहे हो? राइट? एक बात तो कंफर्म है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। जो भी होगा वो r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7, इतना कंफर्म है। लेकिन केवल उतना काफी नहीं है। क्यों? डोंट फॉरगेट अबाउट दिस। 3 रेज़ टू पावर 24 माइनस r डिवाइड बाय 5। अरे ये भी तो इरेशनल एक्सप्रेशन नहीं होना है। तो इसका सीधा सा मतलब है 24 माइनस r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, क्या कंक्लूड करोगे? बोले सर अब क्या करें? 0, 7, 14, 21 ये 4 वैल्यूज हैं आर की, इन चारों को चेक करो। बोर्ड पे देखिए जरा, आर की वैल्यू 0 रखने पर, आर की वैल्यू 0 रखने पर 24 5 का मल्टीपल नहीं है, आर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग दिस? आर की वैल्यू 7 रखने पर 24 माइनस 7 17, नॉट मल्टीपल ऑफ 5, राइट? 0 रिजेक्टेड, 7 रिजेक्टेड, 14, 24 माइनस 14 10 डिवाइड बाय 5, हाँ ये मल्टीपल ऑफ 5 है, फाइन। आर कैन टेक वैल्यू एज 14। समझ रहे हो क्या? आर की वैल्यू 21, 24 माइनस 21 3 is not a multiple of 5. Only one value of r is there, which is r equals to 14. आ रहा है समझ में आप लोगों को? So, इन दोनों का कॉमन है ना, इन दोनों का कॉमन चाहिए आपको। r will take value, r will be 14. There is a single term which is going to be independent of irrational expression, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 14 मत लिख के आ जाना। टर्म नंबर 15, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। r की वैल्यू 14 है लेकिन टर्म कौन सी है? 15। t15 t14 प्लस 1 24c14 3 रेज़ टू पावर, r की वैल्यू 14 रखने पर 24 माइनस 14 10 बाय 5 2 रेज़ टू पावर, r की वैल्यू 14 रखने पर 14 बाय 7 2। This is the term which is clearly free from irrational expression. Only one term is there, 15 term, जो कि irrational expression से free है। ठीक है? यस, कैसे सॉल्व किया? विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म ओनली। r must be multiple of 7 as well as 24 minus r must be multiple of 5। ये दोनों बातें साथ साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। केवल एकमात्र वैल्यू r की 14 जो सेटिस्फाई कर रही दोनों बातें। अगर कोई कॉमन वैल्यू नहीं होती तो हम कहते हैं ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो इरेशनल एक्सप्रेशन से फ्री है। अगर मान लीजिए नहीं मैच होता, मान लीजिए अगर आपकी जो r की वैल्यू 14 रखने पर ये 5 का मल्टीपल नहीं होता, इफ इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, हम कहते हैं भैया ऐसी कोई वैल्यू नहीं है r की जिसके लिए ये टर्म जो एक्सपेंशन है वो इरेशनल एक्सप्रेशन से फ्री होगा। क्लियर? अगेन दिस क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम irrational expressions
in the expansion of x raised to power 1 by 5 plus y raised to power 1 by 10 raised to power 55. Now the question is how many terms are there? Number of terms पूछी गई है, terms की value नहीं पूछी गई है. How many terms are there which are free from irrational expression? कितनी terms हैं जो irrational expression से free हैं? Approach is clear now. How many terms? Total number of terms कितनी होंगी? तो 56. Total number of terms are 56. Out of those 56 terms, how many terms are there which are free from radical sign या irrational expressions? Radical sign का भी मतलब यही हुआ, irrational terms नहीं होना चाहिए. Free from radical sign. 1 by 5, 2 by 5, 3 by 7 ये सब irrational terms है ना, irrational expressions. First of all, write the general term. TR plus 1 is equals to NCR. NCR a raised to power n minus r right, or x raised to power r. I think there should not be any doubt in writing the general term now. Definitely r can take values from 0 to 55, all integral values, that's very clear to you. और एक और बात का है जो अब आप समझ चुके हैं बहुत ठीक ढंग से, इरेशनल टर्म से फ्री होने के लिए या रेडिकल साइन से फ्री होने के लिए आवश्यक है r by 10. r must be multiple of 10, as well as, that's not the sufficient condition, as well as 55 minus r must be multiple of 5. According to that, r must be multiple of 10. तो r क्या वैल्यू ले सकता है? r can take values 0, 10, 20, 30, 40, 50. These 6 values. मल्टीपल ऑफ 10 का क्या मतलब होगा? यही वैल्यूज होंगी. बट विल हैव टू चेक कि यार भैया 55 माइनस आर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 5, ये भी आवश्यक है. आ रहा है समझ में? चेक करें यार एक एक करके. आर की वैल्यू 0, सेटिस्फाई हो रहा है? आर की वैल्यू 0, ठीक है. 55 इज क्लियरली मल्टीपल ऑफ 5. r equals to 10, 45 is the multiple of 5, fine, ठीक है, okay, agreed. r equals to 20, 35, r equals to 30, 25, right? In fact, all these 6 terms are going to be free from radical sign. मतलब कौन कौन सी टर्म्स हैं? टर्म नंबर 1 T11, टर्म 21, टर्म 31, 41, 51. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the 6 terms which are free from radical sign. Clear है? These are the 6 terms which are free from radical sign. All of you are getting this, na?